हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसमें एक वीडियो बन चुका है ऑलरेडी। और आज हम फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि करंट का जो बेसिक, जो माइक्रोस्कोपिक जो नेचर है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और ये सारी चीज़ें जो एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे, किस तरह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगता है तो कैसे करंट जनरेट होती है, कैसे फ्लो होता है, तो वो सब चीज़ें आपने पढ़ी। ओके, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। करंट डेंसिटी पे ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आया हुआ है। कुछ नहीं, आपको जो फार्मूला मैंने बताया हूँ 4-5 फार्मूले, वो फार्मूले याद रहेंगे तो आपको कुछ भी अलग से उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसी फार्मूले पर ही कई बार तो जस्ट पूछ देता है, वो फार्मूला ही पूछ देता है। 2021 में आया हुआ है नीट, ठीक है, 2021 में, 2020 में, इस तरह से उसी फार्मूले पर बेस्ड पूछ देता है। कैसे डिपेंड करता है, फार्मूले में एक चीज़ बढ़ा दिए तो दूसरा कितना बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो पार्ट ज़रूर याद रखना, क्योंकि वहाँ से इस पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन तो वहीं से आ जाता है, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो वीडियो, पिछला वीडियो ज़रूर 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 देख लेना और उसको याद कर लेना बेटा, समझ के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये हमने देखा। फिर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी का, उसका भी आ चुका है, उसका भी 2021 में आया था क्वेश्चन। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आपको पता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो रो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट करता था, इस पर क्वेश्चन पूछा था 2021 में, ठीक है। तो वो भी सेम, रो एट एनी टेम्परेचर, रो टी इज इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस अल्फा टी, डेल्टा टी। ओके, इस तरह से वेरी करता है। तो इतना हो गया था। तो रेजिस्टेंस में हमने देखा बेटा, रेजिस्टेंस का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा, ये क्या खुल गया भाई। तो ये कहाँ से आ गया भाई। ओके, ठीक। तो रेजिस्टेंस में एक चीज़ हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा। देखो, आर जो होता है इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब कोई वायर होगा, जाहिर सी बात होगी, तो वायर होगा बेटा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो उसका ए जो एरिया होगा एक तरह से रिंग जैसा है, तो अगर रेडियस आर है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो एक तरह से हम देखें तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड, एल बाई आर स्क्वायर। अब वहीं कोई बोले कि ये वायर पहले ऐसे था, ठीक है, एल डिस्टेंस, अभी वायर को, उसी वायर को खींच करके, स्ट्रेच करके क्या कर दिए, 2L कर दिए। क्वेश्चन यही है कि पहले वायर था, डिस्टेंस L था,
एंड रेजिस्टेंस R है। नाउ डिस्टेंस क्या कर दिए, 2L कर दिए। तो अब रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इन सब पे भी क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, तो बेटा आप इसको समझ के रखिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ और इसमें जो है फिर उसको आप समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। पहले L था फिर 2L, अब जाहिर सी बात है बेटा सेम वही वायर है, पहले L था 2L, तो पहले ये R रहा होगा रेडियस। ठीक है, अब पतला हो गया तो ये R, मान लो ये R1 था तो ये R2 हो गया, तो R2 और कम हो गया होगा ना रेडियस, तो R2 कम हो गया होगा तो एरिया भी क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, पाई R स्क्वायर। ठीक, अब R2 कितना हो गया, R2 हमें निकालना, क्योंकि वायर सेम है तो वॉल्यूम जो पहले रहेगा वॉल्यूम बाद में भी, और वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर इंटू L। ठीक है, बाद में भी वॉल्यूम वही रहेगा, पाई R2 स्क्वायर इंटू 2L। तो यहाँ से देखो R2 हमें स्क्वायर निकालना हो, पाई तो हट जाएगा, तो क्या हो गया, R2 स्क्वायर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, R1 स्क्वायर L बाई 2L। तो यहाँ से R2 स्क्वायर बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, L से L तो चला गया, R1 बाई रूट 2। ठीक, R1 बाई रूट 2 आया। तो यहाँ से देखो अब R2, अब सेकेंड बार जब रेजिस्टेंस हमें निकालना हुआ, मान लो R डैश या R2 निकालना हुआ, जब लंबाई बढ़ा दिए तो इसकी अब रेजिस्टेंस हमें R2 निकालना हुआ तो क्या करोगे, रो L बाई पाई R स्क्वायर यहीं लिखोगे। तो रो तो वही है, वो मेटल की प्रॉपर्टी है। L कितना हो चुका है, 2L, और R2 कितना हो चुका है, R2 की जगह पे R1 लिखोगे, R1 बाई R2 की जगह पे R1 बाई रूट 2 लिखोगे, रूट 2 इसका स्क्वायर, यही तो करोगे बेटा। तो कितना हो जाएगा, रो 2L, अब देखो ये नीचे क्या आ गया, R1 स्क्वायर रूट 2 का 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, रो 4L बाई R1 स्क्वायर। और R1 कितना था पहले, R1 इज इक्वल टू रो L बाई R1 स्क्वायर, R1 मतलब पाई। ठीक है, ये पाई R1, पाई तो रहेगा ही। तो फाइनली क्या हो गया, इसमें देखो अगर 4 को हम बाहर कर लें तो रो L बाई पाई R1 स्क्वायर। तो ये जो था वो पहले का रेजिस्टेंस था, R1 था, और उसमें 4 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि सेम वायर अगर है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इफ़ सेम वायर स्ट्रेच्ड बाय लेंथ n टाइम्स, मतलब 2 गुना 4 गुना कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, यहाँ से देख लो खुद ही से, मैंने 2 गुना लेंथ किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना, क्योंकि रेडियस उसका R1 बाई रूट 2 हो जाता है। तो इस तरह से किसी की लंबाई अगर 2 टाइम्स कर दिए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, अगर लेंथ को ऐसे किए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 का है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स किए हो लेंथ तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स किए हो तो 16 टाइम्स हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। समझ गए, तो याद रहेगा, अगर इफ लेंथ लंबाई n गुना कर दिया जाए, ठीक है, सेम वायर का, सेम वायर, ये नहीं दूसरा वायर ला के वहाँ पे उसकी लंबाई, तो रेजिस्टेंस
रजिस्टेंस एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। याद रहेगा ये। अब यहीं हम उल्टा करें, एन गुना ये मतलब एन टाइम्स बढ़ाना और घटाना दोनों हो सकता है, समझ गए बेटा। अब लंबाई अगर किसी का क्या करते हैं, लंबाई मान लो पहले एल था, बाद में L/2 कर दें, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस भी मतलब 1/2 गुना कम, हाफ गुना हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस भी एन यहाँ क्या आया 1/2 आया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो एक तरह से देखोगे तो 1/4 मतलब 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए लागू होगा, बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, दोनों के लिए ये लागू होगा, समझ गए। अब रेडियस की बात अगर हम करें, अब देखो वही वायर है, वही वायर है। अब रेडियस, पहले रेडियस r था, रेडियस r था, बाद में 2r कर दें, सेम वायर है, 2r करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये 2r कर दिए तो ये लंबाई छोटी हो जाएगी। तो पहले मान लो L1 था, बाद में L2 है, रेजिस्टेंस R1 है, R2 है। तो R1 पहले निकालना होगा, तो क्या लिखोगे, रो L1/π r स्क्वायर, ठीक बेटा। अब दूसरी बार निकालोगे, दूसरी बार का रेडियस बढ़ा दिया है तो लंबाई हमें निकालना है, तो वॉल्यूम के हिसाब से हम करेंगे तो A × L बराबर कांस्टेंट होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम क्या होगा L1 × πr² बराबर, बाद में क्या होगा L2 × πr की जगह 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें L2 अगर निकालना हुआ, L2 बराबर क्या होगा, तो L1 × πr², ये वाला डिवाइडेड बाय पाई, ये 2r² का क्या हो जाएगा 4r², ठीक। तो यहाँ से देखो पाई तो पाई हटा दें तो क्या आ जाएगा, L2 बराबर क्या आया L1 r² r², ये भी कट गया, L1/4 आया, मतलब r² तो कट जाएगा, तो L1/4। तो देखो लंबाई पहले से 4 गुनी हो गई, रेडियस 2 गुना किए, रेडियस 2 गुना बढ़ाए तो लंबाई कम हो गई। अब रेजिस्टेंस हमें निकालना हुआ, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R2 बराबर हम क्या लिखेंगे, रो L2/π r², ठीक। पाई r का मतलब 2r किए हो रेडियस ना, 2r का स्क्वायर। L2 की जगह क्या लिखोगे, ये लिखो, क्या लिखो, रो L1/4 × पाई, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और r², ठीक। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, रो मतलब ये अगर ये 4 ये और 4 ये, तो उसको 1/16 हो गया, ये बाहर अगर करें तो अंदर क्या होगा, रो L1/r1 का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये तो R1 है, तो एक तरह से क्या हो गया 1/16 × R1। तो R1 का क्या हुआ 16 टाइम्स कम हो गया, 16 टाइम्स कम होना, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, सेम वायर है, दोनों बातों के लिए सेम वायर है, ठीक। इफ रेडियस इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है रेडियस इंक्रीज करोगे तो एरिया बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम ही होगा, तो डिक्रीज बाय n के पावर 4,
मतलब 2 गुना किए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, n के पावर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा, एक ये और दूसरा ये था। ये लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एल ऊपर आता है तो उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ाओगे तो आर नीचे आता है, 1/r²। तो रेजिस्टेंस तो घटेगा, इतना तो पक्का है। कितना टाइम्स घटेगा? n/4 टाइम्स। 2 गुना बढ़ाओगे 4 गुना घट जाएगा। ठीक, मतलब n जो आएगा, n इसका मान लो 2 टाइम्स किए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/n के पावर 4। समझ गए। तो ये आपको 2 चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये रेडियस और लेंथ पे ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और पहले पूछे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो है ये बताना ज़रूरी है। ठीक है बेटा। अब बाकी इस पे परसेंटेज चेंज पे भी पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। परसेंटेज चेंज, रेडियस या लेंथ 10% बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए, तो बेटा परसेंटेज चेंज वाली, परसेंटेज से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छा वीडियो और बहुत अच्छे से परसेंटेज वाला पार्ट जो है बेसिक मैथमेटिक्स में ही मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको शायद नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स में परसेंटेज वाला जो वीडियो होगा वहाँ से आप देख लेंगे, तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। परसेंटेज अगर थोड़ा मान लो 0.1 0.2% चेंज होता है तो कैसे निकलते हैं, या लार्ज चेंज होता है परसेंटेज में तो कैसे निकलते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करते हैं? ढेर सारे रजिस्टर अगर हैं तो रेजिस्टेंस आर आपको पता चल गया, इसका यूनिट ओम होता है। डायमेंशन आपको पता रहना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, और फार्मूला आपको बता ही दिए ओम्स लॉ में। टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ाते हैं तो वोल्टेज और करंट उसके रेशियो में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब बेटा कंबाइन करना होगा कई रेजिस्टेंस, तो बात इसकी भी वही है, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। तो बेटा कैपेसिटेंस का मतलब ये समझ लीजिए कि इसका कॉम्बिनेशन जो है अपोजिट टू कैपेसिटर, कैपेसिटर का उल्टा है। मतलब अगर सीरीज है तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से। और पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से। ठीक, तो ये है सीरीज में। और क्या होंगी सीरीज में? इन सीरीज करंट इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर। करंट सेम होगा और पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा। पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन करंट सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम लेकिन करंट जो I है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा, इतना चीज़ आप जानते रहोगे तो कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो
जैसे कैपेसिटेंस में आप पढ़े थे बेटा, ऑल रूल्स ऑलमोस्ट सेम एज combination as in capacitor। मतलब वही है, क्या है, ढेर सारे दे दिए हैं, ठीक है, ढेर सारे दे दिए हैं, इस तरह से दे दिया है बेटा, ऐसे ए सी बी, तो इनको क्या करोगे इस तरह से, तो ये वही है। मतलब एक तो होता है रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मतलब जो जो सीरीज वाले हैं, जैसे ऐसे है, ठीक है, इस तरह का है। तो रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड में क्या है, ये और ये पहले सीरीज में हो गए तो इनको जोड़ लिए, फिर ये इसके पैरेलल में हो गया, ठीक है, फिर ये भी पैरेलल में हो गया, तो इस तरह से आप रिडक्शन करते हुए जाएंगे, ठीक। तो ये रिडक्शन मेथड है, ठीक। फिर सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस वाला, सिमेट्रिकल एक्सिस का मतलब यह है बेटा कि कोई भी मतलब जा रहा है, एक साइड का जो पैटर्न है, ठीक है, एक साइड का जो पैटर्न है, तो इस तरह से जो है ये सी बी, तो मतलब एक ये देखा जाता है कि ये ए बी जो एक्सिस हुआ, इसके इस पार का जो पैटर्न है सेम इस पार के पैटर्न के बराबर है, तो इसमें एक तरह से हम पोटेंशियल देखेंगे। करंट अगर देखें, इसमें जो भी करंट जाएगा, मान लो बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करोगे बेटा तो इधर करंट आएगा, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। इसमें भी रजिस्टर लगा दो, इसमें भी लगा दो रजिस्टर, ठीक। तो करंट जो जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा जो भी करंट, कुछ करंट इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, ऐसे इधर जाएगा, इधर जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, सब रजिस्टर की बात हो रही है, तो ये सब कैपेसिटेंस की जगह हम रजिस्टर लगाएंगे। रजिस्टेंस कैसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जहाँ से ये कैपेसिटर वाला साइन लगा दिया है। एनीवे आप इन सबको रजिस्टर समझिए, ओके। तो यहाँ से इस तरह से आप निकालोगे। तो इसमें ढेर सारे अलग अलग मेथड्स हैं, मैं एक बार में आपको बुक से ही डायरेक्ट वो कर देता हूँ और वहाँ पे समझा देता हूँ। और फिर इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूँगा कि आप जो है बहुत इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, सीरीज और पैरेलल का मैंने आपको बता दिया बेटा। सीरीज है तो R1 R2 इस तरह से, पैरेलल है, सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट। इन सब में क्या, जो भी करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट यहाँ से वापस जाएगा, ठीक। ये सब सीरीज के। पोटेंशियल अलग होगा, करंट देखो, करंट दोनों का सेम है लेकिन पोटेंशियल अलग अलग। इस पे सवाल जब लगवाऊंगा तब समझ में आएगा।
पैरेलल में क्या है, देखो टोटल जो करंट आया ये डिवाइड हो गया इधर और इधर, इधर से आके फिर करंट और पोटेंशियल जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है बेटा, और जाहिर सी बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है तो जो इनका रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट वो सिंगल रजिस्टर के रेजिस्टेंस से कम होगा। 1/R1 1 + 1/R2, तो R इक्विवेलेंट जो है ये हमेशा कम होगा, R1 हो या R2 हो, इन सब से कम होगा। उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। ठीक है, ऑलवेज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। ठीक, तो इक्विवेलेंट रिडक्शन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वही मैंने आपको बताया कि क्या क्या मेथड्स हैं। तो एक सक्सेसिव रिडक्शन है। अब सक्सेसिव रिडक्शन के देखो ये सब एग्जांपल हैं। यहाँ पे देखो ए और बी के बीच निकालना है तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, तो क्या करेंगे, पहले ये 3 ये सीरीज में है तो इनको कर लिए, तो ये 3 3 6 हो गया। अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में हो गए तो दोनों का 1/6 1/6 1/R = 1/6 + 1/6, तो 2/6 है, और R इक्वल करोगे तो 6/2। तो सेम रेजिस्टेंस अगर है और पैरेलल में है तो 2 हैं तो 2 से भाग दे दोगे, 10 हैं तो 10 से डिवाइड कर दोगे। ओके, तो ये हो जाएगा। फिर जो भी आया, ये 3 आया तो फिर इसके सीरीज में, तो इस तरह से ये रिडक्शन मेथड्स हैं। ये सारे क्या हैं, रिडक्शन मेथड्स। लास्ट में आपका ये निकल जाएगा। इसी तरह इसकी बात करें एक्सरसाइज 2 की, तो इसको पहले सीरीज में कर लिए, फिर इसके पैरेलल में, फिर ये और ये सीरीज में हो गए, फिर इसके पैरेलल में हो गए। ठीक बेटा, तो इस तरह से रिडक्शन, ये भी इस तरह से हैं, तो इनको भी रिड्यूस करोगे। पहले ये और ये सीरीज में इसके पैरेलल, ये और ये सीरीज इसके पैरेलल, तो ये करके निकाल लिए। ठीक, यहाँ पे ए थोड़ा अंदर दे दिया है तो आपको डाउट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ए को उठा के बाहर कर दो, ए को तो बाहर कर दिए, तो ए और ये जो कॉमन जंक्शन है उसके बीच में एक रजिस्टर हो गया। बाकी कॉमन जंक्शन का एक पॉइंट ये हो गया और बाकी पॉइंट ये हो गए, तो उनके बीच 3 रजिस्टर हैं तो 3 रजिस्टर लगा दिए। ठीक है, तो तीनों पैरेलल में होगा। इन्फिनाइट वाला मैंने आपको बताया था। इन्फिनाइट वाला क्या है कि ऐसे ऐसे इस तरह से, मतलब इन्फिनाइट रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक, ठीक है बेटा, तो इस तरह से इन्फिनाइट रजिस्टर अगर लगे हुए हैं तो मतलब इसमें से हम मान लो कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, हम कह रहे हैं इन्फिनाइट रजिस्टर हैं तो उसमें से एक हम काट के निकाल भी दें, एक मान लो हम काट के निकाल दें, यहाँ से खाली चालू करें तब भी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस लगे होंगे। तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस लगे हैं तो उनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आएगा जो एक का हम काट दिए। ठीक है, या हम ये कहें कि यहाँ से हम काट दें, यहाँ से हम काट दें, खाली इसके इधर का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो गया, और इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो भी होगा, मान लो कुछ इक्विवेलेंट होगा तो उस इक्विवेलेंट को ही हम यहाँ पे जोड़ दें। तो हम ऐसा कर दें कि यहाँ पे इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट होगा उसको जोड़ दिए। ठीक है, इक्विवेलेंट तो ऐसे ही होगा ना, तो इक्विवेलेंट जो होगा ऐसे जोड़ दिए, तो ये R जो है इक्विवेलेंट हो गया। तो ये कैपेसिटर में भी मैंने बताया था। तो अब बेसिकली जो है आपको किसका निकालना है, किसका निकालना है, इतने का। तो ये R है, ये R है, R है, ये R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट और ये पैरेलल में है, इसको पैरेलल में निकाल लोगे। फिर ये तीनों सीरीज में हैं, सीरीज में निकाल लोगे। तो इस तरह से ये देखो, ये इक्विवेलेंट X है, ये R, ये पैरेलल में हो गए। पैरेलल आने के बाद जो भी आएगा फिर उसको सीरीज में कर लोगे तीनों, फिर A और B के बीच निकल जाएगा। तो फार्मूला रटने वाली ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आप जो है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले याद करने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। वही सिमेट्री ऑफ द सर्किट, सिमेट्री ऑफ द सर्किट में बता रहा है बेटा कि जो भी सिमेट्री, अब जैसे यही है
एक्स है, तो इसके बीच देखो रेजिस्टेंस क्या क्या लगे हैं। ए सी पॉइंट है, इधर डी पॉइंट है, यहाँ पे ई है, इधर बी है। तो ए सी के बीच एक रेजिस्टेंस, सी से बी के बीच में, ए डी के बीच में एक, डी बी के बीच में। ए से सीधा आर एक इधर जा रहा है, इधर सी से एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो देखो ये एक्स वाई अगर एक्सिस है तो इसके दोनों तरफ सिमेट्री है। जैसे ये अगर उठा के पलट दो, पूरा पलट दो, तो इस पर पूरा का पूरा बैठ जाएगा। मतलब ये इधर का जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा है इधर का। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम पॉइंट एक्सिस पे सेम पॉइंट जो होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा। अब जैसे जाहिर सी बात है जो भी जैसे सी हुआ, ई हुआ और डी, ठीक, इनका पोटेंशियल क्या होगा। ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में है, सी ई और डी, इनका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सबका सेम होगा। अब यार हम कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस है, कोई रजिस्टर है। अब यहाँ पे पोटेंशियल अगर यहाँ पे इसके दोनों साइड में पोटेंशियल सेम हो जाए, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल जो हम लोग बोलते हैं, पैरेलल जो हम लोग बोलते हैं, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, इधर ए इधर बी, तो ये R1 ये R2, तो दोनों का पोटेंशियल एंड पे सेम है ना, तभी तो पैरेलल होंगे। तो सेम पोटेंशियल अगर किसी भी कोई भी रेजिस्टेंस हो और एक ही पोटेंशियल, अब देखो इसका एक दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं। एक जैसे ऐसे है रजिस्टर, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से आके फिर यहाँ से, ठीक, फिर मान लो ऐसे करके आया, फिर ऐसे, तो जैसे भी घुमा के करे, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कहीं ड्रॉप तो हुआ नहीं, यहाँ तक है। तो यानी कि सेम पॉइंट पे अगर हैं, समझ गए, सेम पॉइंट है तो वहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। और सेम पोटेंशियल, कोई रजिस्टर है उसके दोनों तरफ पोटेंशियल 10 है, इधर भी 10 है, तो इसमें कोई करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये रजिस्टर एक तरह से, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पे 0 होगा। तो करंट तभी जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल सेम होगा तो करंट नहीं जाएगा। यहाँ भी वी सी सेम रहेगा, वी सेम रहेगा, वी डी सेम रहेगा, समझ गए। तो ये सेम अगर हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट आई नहीं आएगा। तो आई नहीं आएगा तो इसका मतलब ये रजिस्टर, ये वाले और ये वाले, इनको हम गायब कर सकते हैं। तो इनको गायब कर दोगे तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ये ठीक है, ये बचेंगे और फिर जो है ये बचेंगे, ये तो अब निकाल लोगे। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, जो इनके आएंगे वो तीनों फिर पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से निकल आएगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में यही करते हैं। देखो बीच वाले सारे पोटेंशियल सेम थे तो गायब हो गए। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है। अब देखो पोटेंशियल जो होगा, यहाँ भी सिमेट्रिक एक्सिस है, मतलब जैसे हाफ नीचे का हाफ ऊपर का एकदम सेम है तो उसको पलट सकते हो। तो पलटने पर जो चीज़ें सेम आएंगी उनका पोटेंशियल सेम होगा। अब जैसे यहाँ पे तो कोई कनेक्शन है नहीं बीचों बीच, कोई होता तो उसको हम वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा बेटा। अब जैसे वी बी का पोटेंशियल है, इधर उसके सिमेट्री में वी एच है, इधर सी का है तो इधर जी का है, ठीक, इधर डी का है तो इधर ए। तो हमको बी और एच इनको एक पॉइंट मान लेंगे। तो जैसे ए है,
ए है तो उसके बाद एक पॉइंट हम बी ले लेंगे, बी या एच, ये दोनों पॉइंट सेम है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो ए और बी और एच के बीच में कितने रजिस्टर हैं लिख देंगे, ये यही तो है, एक ये है एक ये है। ठीक बेटा, अब इसी तरह अब देखो इसका जो पोटेंशियल है सी का, वही पोटेंशियल इसका होगा, वही पोटेंशियल इसका, जैसे हमने इस वाले एग्जांपल में देखे। ठीक, तो ये तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब सी, आई और जी को एक कर लें, ये पॉइंट ले लें, इसको सी या जी या आई कह दें। अब बी या एच और सी आई के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, देखो 1 2 3 4, तो ये 4 रेजिस्टेंस हम ऐसे कर लिए। ठीक, ऐसे। और ठीक इसी तरह इधर डी और एफ सेम होगा, तो इधर कहीं डी और एफ लिखेंगे, तो उनसे आके जुड़ेंगे चारों। और डी एफ जो है ई के बीच में 2 रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये एग्जांपल देखो, ये दिया, ये ए था, ए और बी और एच को सेम कर दिए, बी एच, सी जी और आई, ये तीनों पॉइंट सेम हैं पोटेंशियल, तो उनके बीच में ये हो गया। फिर इसी तरह डी और ये इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्किट सिमेट्री अबाउट डॉटेड लाइन। अब जैसे ये है, इसमें जो है, अब जैसे ये बता दिए हैं कि डॉटेड लाइन पे सिमेट्री है। ठीक है, तो सिमेट्री है डॉटेड लाइन, तो इसका मतलब ये है कि बेटा इधर से जो करंट आएगा, अब इधर देखो ऐसे गया, ये टच जो जंक्शन बनाया हुआ है इसका क्या मतलब है, इधर से करंट गया, इधर से करंट इधर से गया, तो ये घूम के इधर आएगा, ये घूम के इधर आएगा, लेकिन इधर से जितना करंट इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो यहाँ से इतना करंट इधर जाएगा तभी तो इतना आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जंक्शन, ये अटैचमेंट किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरह से खाली छलावा है, तो उसको हम हटा सकते हैं। ओके, तो ये जो जंक्शन है उसको हम हटा सकते हैं, तो ये इस तरह से रहेगा। बाकी एक कनेक्शन ऐसे रहेंगे, इस तरह का। ओके, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इस तरह से। ठीक, तो ये कनेक्शन नहीं है। अब इसको करना कितना आसान हो गया, देखो ये और ये सीरीज में, फिर इसके पैरेलल में, ये और ये सीरीज में, फिर इसके पैरेलल में, तो ये इनका पैरेलल जो भी आया इक्विवेलेंट, इसका जो आया, फिर ये दोनों सीरीज में हैं, फिर ये सबके तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है बेटा, शिफ्टेड सिमेट्री, तो ये भी जो है शिफ्टेड सिमेट्री, तो इसको जो है इस तरह से कर लेते हैं, एक साइड का सिमेट्री। हालांकि इतना आपको डीप में नहीं जाना है। ठीक है बेटा, जितना मैं बता रहा हूँ। एक आता है पाथ सिमेट्री जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई क्यूब हुआ, मान लो 12 वायर्स हैं, ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन फॉर्म ऑफ क्यूब। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना हुआ। अब इसमें कई बार ये पूछता है कि मान लो यहाँ से ए से करंट जा रही है और इधर सी से निकल रही है, तो यहाँ पे देखो करंट डिवाइड होगा I1 I2, और इसमें जो करंट होगा, मान लो जो भी करंट आया I - 2I1, टोटल मान लो I है, उसमें से I1 उधर गया I2, तो इधर क्या हो जाएगा, जो टोटल है उसमें से वो दोनों माइनस करोगे तो ये आएगा। तो इस तरह से, तो इधर देखो, अब इधर I1 आया, इधर घूम के फिर सी की तरफ गया, I1 इधर से आया, क्योंकि ए बी सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, ए डी सी के बीच में 2, तो इसीलिए दोनों में I1 करंट था। ठीक है, सेम करंट था, सेम इधर आया और घूम के सेम उधर जा रहा है। अब इधर से देखो,
इधर से क्या हुआ, ये आया, इधर ये भी बाइफरकेट होगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होकर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बेटा इधर से जो करंट आ रहा है उतना ही इधर से जा रहा है। ठीक, इसका मतलब हुआ कि जितना आया उतना गया। तो ये और इसमें देखो कोई करंट आ ही नहीं रहा है, बी से एफ के बीच में, बी से एफ के बीच में कोई करंट नहीं आ रहा है। इसी तरह डी और एच के बीच में कोई करंट, क्योंकि इधर जो आया इधर चला गया। तो इसका मतलब हुआ कि बी और एफ के बीच को हटा दें और डी और एफ जहाँ करंट नहीं है उस रजिस्टर को काउंट नहीं करेंगे। तो फाइनली ये डायग्राम बन जाता है ये। अब इसका कोई इक्विवेलेंट निकालना चाहेगा तो आराम से निकाल सकता है। कैसे, अब बेटा ये और ये दोनों सीरीज में हैं, ये और ये सीरीज में हैं, फिर ये और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से निकालोगे। फिर ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ये पैरेलल में जो आएगा प्लस ये सीरीज में होगा प्लस ये सीरीज में होगा। तो ये तीनों सीरीज में जोड़ लिए, और उसके बाद इधर का जो आए थे दोनों, ये और ये, वो और इन तीनों का, ये सब क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो तीनों का इक्विवेलेंट फिर निकाल लो। समझ गए। तो इस तरह से अभी जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको करके और अच्छे से बताऊंगा, तो आपको और समझ में आएगा। एक और मेथड है स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये सब थोड़ा और एडवांस वो है। मतलब इसमें ये है कि इस तरह का अगर पैटर्न है, स्टार पैटर्न है, जैसे स्टार पैटर्न है, ओके, मतलब डेल्टा कनेक्शन ऐसे R1 R2 R3 इस तरह का है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो आपका जो है एक एक रेजिस्टेंस जो है RA RB RC, तो ये होता है। RA का फार्मूला R1/R3। तो इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपको अगर याद करना है तो आप कर लेना। इसमें फार्मूले यही याद करने पड़ेंगे, ये फार्मूले याद रहेंगे तभी आप निकाल पाओगे। ठीक है बेटा, तो आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाला आपको पहले ही बता दिया हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कर रहा है, बैलेंस का मतलब, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये होता है, क्या होता है, ये R1 R2 R3 R4। ठीक, तो इसमें अगर R1/R2 बराबर R3/R4 है, ऐसा हो रहा है, मतलब इनका रेशियो डिवाइड इज इक्वल टू इनका रेशियो, तो ये R5 जो है, R5 को 0 मान लेंगे। 0 का मतलब उसमें नो करंट हो जाएगा, नो करंट। तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक, चलो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिया था, अगर इस तरह का कोई वो व्हीटस्टोन ब्रिज, अब वो बैलेंस नहीं कर रहा है, R1/R2 इज इक्वल टू नॉट R2, मतलब R2/R1 है, ये एक तरह से बराबर नहीं है। तो बीच वाले को भी हम भूलेंगे नहीं, यहाँ पे बीच वाले को भी, मतलब एक तरह से ये उल्टा है, इनवर्स। R1/R2 जो है, ये जो है R1/R2 और ये इज इक्वल टू R2/R1 है। ठीक है, उल्टा है, तो इसमें जो है इसका जो RAB ये निकलेगा। ये सब एक्सेप्शनल केस हैं, तो ये याद रख लेना, R1 × R1 + 3R2/R2 + 3R1। ठीक है, हालांकि ये सब ना तो पूछे गए हैं अभी तक, ना तो पूछे जाएंगे, लेकिन यार आपको अगर याद रखना है तो आप याद रख लेना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में इससे ज़्यादा आप जो ढेर सारे दिए गए हैं ना और एक्स्ट्रा, उनको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और
इसमें एक पॉइंट और, इफ़ नन ऑफ द एबव मेथड्स वर्क देन वी मे यूज किरचॉफ्स मेथड। किरचॉफ्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोई भी सर्किट का जब हम क्वेश्चन करते हैं, रेजिस्टेंट हो या कैपेसिटर हो, तो वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ तो लगता ही है बेटा, ठीक है। और किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं, एक करंट का होता है और एक जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। दोनों लॉ को हम अभी आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ कई बार ये होता है कि यहाँ पे देखो एक बात लिखा हुआ है कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में नहीं है तो इसका मतलब वो पैरेलल में ही होंगे। क्या ये बात सही है? तो ऐसा बात सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सीरीज और पैरेलल, कुछ और रैंडम कम्बिनेशन हो सकता है। कई बार देखो ए और बी, ये सब देखने में, ये देखने में लग रहा है कि ये और ये पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल में कब होंगे? जब इनके दोनों एंड एक पोटेंशियल पे होंगे, समझ गए? तो यहाँ दोनों इन पोटेंशियल पे नहीं है, खाली वायर को घुमाया गया है। सच कहें तो इसमें करंट यहाँ V1 अलग होगा, V2, ये क्या है? सीरीज में है, सीरीज में है, ठीक है। तो हेलो, हाँ, अरे यार वीडियो बना रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, 10 मिनट का हो रहा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे दिस इज कॉमन थिंकिंग दैट करंट विच कम्स आउट पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज यूज्ड अप टिल रीचेज नेगेटिव, बट इन फैक्ट करंट रिमेंस द सेम इन ब्रांच, ठीक है। तो वो तो मैं पहले ही बता चुका, करंट जितना निकलेगा उतना जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये कलर कोडिंग, कलर कोडिंग फॉर कार्बन रजिस्टर एंड देयर स्टैंडर्ड वैल्यू। ये बेटा आप याद कर लो, इस पे से एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन ऑलवेज एंड एवरी ईयर मस्ट है, मस्ट। ये एक क्वेश्चन इससे आता ही है पूरा का पूरा, बस वो कलर कोड दिया रहेगा, उसका रेजिस्टेंस पूछ लेगा, सिंपल सा। मतलब एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, 100 क्या 200% मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें कलर कोड दिए हैं, तो आप इसको अभी याद कर लो, याद करके ख़त्म कर दो, ठीक है। तो इसमें दिया है कलर कोड है, उसमें देखो एक, अब मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, जो इसमें दिया है आप वहीं याद रख लो। कलर कोड के लिए दिया है, इसमें दिया है बीबी रॉय ROY ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो ये जो कैपिटल वाले हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, तो जितने कैपिटल वाले हैं वो सब कलर को डिनोट करेंगे, और इसी सीक्वेंस में। अब कलर क्या क्या हैं, कलर जो हैं वो उसी क्रम में हैं, ठीक है। तो पहले देखो, पहला बी जो है वो ब्लैक है, दूसरा बी जो है ब्राउन है, रेड जो आया, आर जो है रेड है, वो ऑरेंज है, वाई येलो, जी ग्रीन, वायलेट, ग्रे और वाइट। बीबी रॉय, बी कैपिटल बी रॉय, आर कैपिटल आर, कैपिटल ओ वाई, ठीक है। ऑफ ग्रेट, फिर ग्रेट में जी कैपिटल है, ब्रिटेन में बी कैपिटल है, हैज़ अ वेरी गुड, हैज़ ए वेरी, वी फिर कैपिटल में है और जी फिर कैपिटल में, वाइफ डब्ल्यू कैपिटल। कलर आंख बंद करके आप बोलिए, आंख खोल के इसको पढ़ना नहीं है। तो पहले बी ब्लैक, सेकंड बी ब्राउन, ठीक, बी रॉय रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट का जी ग्रीन, ब्रिटेन ब्लू, ब्रिटेन सेकंड ब्रिटेन क्या है बेटा, ग्रेट ग्रीन,
सेकंड ब्रिटेन क्या है भाई, मैं लिखा नहीं है क्या? ब्रिटेन का ब्लू, हाँ ब्रिटेन का क्या है, ब्लू है, इसमें लिखा ही नहीं है। बीबी रेड, रॉय वाई येलो, ग्रेट ग्रीन, ब्रिटेन का यहाँ छोड़ दिया, ये क्या है, ब्लू है, ब्लू। ठीक, हैज़ अ वेरी, वी से वॉयलेट, गुड का जी ग्रे और वाइफ का वाइट। ठीक, अब जो है इसमें आपको ये समझना है बेटा कि ये कोड दर्शाते क्या हैं। तो इसमें कार्बन जो रजिस्टर होता है उस पर 4 स्ट्रिप होती हैं, देखो 1 और 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप और 4 स्ट्रिप। तो पहला क्या बताता है, फर्स्ट एंड सेकंड कलर बैंड रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, थर्ड कलर बैंड फॉर नंबर ऑफ जीरोज दैट फॉलो द सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट के बाद कितने जीरो लगेंगे, यानी 10 के पावर होगा। और थर्ड बैंड इज गोल्ड और सिल्वर, 3 ही होते हैं, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। इट रिप्रेजेंट मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.1 और 0.01। गोल्ड है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, सिल्वर है तो 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, इससे करोगे। फोर्थ बैंड जो है वो क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है। इट मेजर्स द प्रिसीजन विच द रजिस्टर वाज मेड। इफ फोर्थ बैंड इज नॉट प्रेजेंट द टॉलरेंस इज एज्यूम्ड। अगर फोर्थ नहीं है तो ये मान लेते हैं टॉलरेंस ±20% है। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, ये आपको याद रखना है। अब उसी क्रम में जो बीबी रॉय था, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। ठीक, फिर ग्रे और वाइट जो भी आगे रहेगा उससे 7 के पाए 8 हो जाएगा। तो अब देखो ये ब्लैक, जीरो से चालू करोगे, जो भी रहेंगे सब जीरो से चालू होंगे। तो देखो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये फर्स्ट डिजिट। मल्टीप्लायर क्या होंगे, तो फर्स्ट 2 जो होंगे, जो 2 स्ट्रिप होंगे उस पर डिजिट रहेगा। इसका मान लो ब्लैक आ गया, इसका ब्लू आ गया। ठीक है, इसका ब्लैक इसका ब्लू, तो ब्लैक इसमें देखो 0 है और ब्लू जो है 6 है, तो 0 6 हुआ। ठीक है बेटा, मल्टीप्लायर भी 10 के पावर 0 10 1 2 3 इस तरह से करेंगे। गोल्ड और सिल्वर का जो स्ट्रिप का उसमें आ गया, देखो गोल्ड है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 0.1, और सिल्वर है तो 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और इसके साथ टॉलरेंस भी दे दिया है, गोल्ड के साथ 0.5%, सिल्वर के साथ 10%। कोई कलर नहीं है तो क्या करेंगे, 20%। ओके, चलो अब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया नहीं है। एग्जाम्पल क्वेश्चन जब आएंगे वहाँ पे तो हमें जो है इसका वो समझ में आ जाएगा। हालांकि ये इतना जब याद रहेगा सीक्वेंस में तो आपको आगे भी समझ में आएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे एक चीज़ है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के लिए बोल रहे हैं, थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर यूजुअली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये वेरियस मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे निकल हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ। इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है एंड यूजुअली लार्ज। ठीक है, तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस मतलब इस तरह का, यानी कि इनका टेम्परेचर बढ़ाने पे
क्या होते हैं कि इनका रेजिस्टेंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का हमने पहले ही पढ़ा था, सेमीकंडक्टर को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर कम होगा। और ठंडा रखेंगे, थर्मिस्टर हैज हाई रेजिस्टेंस व्हेन कोल्ड एंड रेजिस्टेंस ड्रॉप्स अप्रिशिएबली व्हेन हीट अप। ठीक है, ओके बेटा। तो अब हम क्या करेंगे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट, पावर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, पावर और हीटिंग पे। ठीक है, तभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कम्बिनेशन पे, कलर कोडिंग पे। तो हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पावर वाला पार्ट जो है समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आ जाएगा सेल्स, बैटरी आ जाएंगी, बैटरी का कनेक्शन वगैरह वो इम्पोर्टेंट है। और बैटरी का कनेक्शन आएगा, फिर अपना गैल्वेनोमीटर, एमीटर जो वो हमें देखने को मिलेगा। चूँकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें कई चीज़ें, फिर बाद में उधर पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन सब का भी इम्पोर्टेंट वो आएगा। तो ये ओवरऑल चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो मैकेनिक्स है फिजिक्स का, मैकेनिक्स से मच इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, सेकंड वाला पार्ट फिजिक्स का। सेकंड बोले तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वाला पूरा पार्ट, पूरा चैप्टर जो 3-4 मैग्नेटिज्म के हैं। फिर आपके मॉडर्न फिजिक्स में जो आ जाते हैं सेमीकंडक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत 11th से उतने क्वेश्चन नहीं आते 11th के फिजिक्स से जितने के इससे आते हैं। तो इसीलिए इनको जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी इस लेवल के करेंगे और उस सारे करेंगे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, अभी के लिए हम इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, पावर से, पावर जो कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और जो भी चीज़ें रहें आप उसको तुरंत याद करते जाइए, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ये है बेटा, जो भी पढ़े आप 4 लाइन 5 लाइन, जैसे ये कलर कोडिंग है, इसको जो भी आप पढ़े तो इसको अभी आँख बंद करके, मतलब दोनों आँख बंद करके कंसंट्रेट करके उसको बोल के दोहरा लो। 1 बार 2 बार 3 बार अगर बोल के आप दोहरा लिए तो समझ लो कि वो चीज़ याद हो गई। एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन तक के लिए तो याद हो ही गई। ठीक है, फिर अगर भूल जाते हो तो फिर एक बार देख लोगे, 1 बार 2 बार इस तरह से करोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ख़त्म करते हैं और फिर आगे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा।